Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 5 जनवरी 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट इंस्टाग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके फिर से लिखना दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कावरती आइलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जो जानी मानी पेंटिंग है बनी थनी पेंटिंग, ये कौन से स्कूल को बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर ए बूंदी स्कूल, बी जयपुर स्कूल, सी कांगड़ा स्कूल या डी किशनगढ़ स्कूल। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जीव है जो ना तो पूरा नर है और ना ही पूरी मादा, इसके अंदर दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को हम ज्ञानांड्रोमोर्फ के नाम से जानते हैं। इनके अंदर दोनों ही जेंडर्स के गुण मौजूद होते हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे तो इस तरह के कई सारे कीड़े ऐसे हैं जो वैज्ञानिक ढूंढ चुके हैं जिनमें यह खासियत होती है, लेकिन जब बात करते हैं पक्षियों की तो पक्षी में ऐसी खासियत पाया जाना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और वही खासियत दोस्तों एक बर्ड में नज़र आती है जिसका नाम है हनी क्रीपर। ये जो बर्ड आप देख पा रहे हो इसके दो कलर हैं, ब्लू और ग्रीन। ये दो कलर में यहाँ पर आपको बर्ड दिख रही होगी। वैसे अगर आप देखोगे तो इस प्रजाति में जो बर्ड्स हैं मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलते हैं। इस प्रजाति का जैसे मेल आपको देखने को मिलेगा, ये ब्लू कलर का बर्ड है, फीमेल जो है ये ग्रीन कलर की बर्ड है। लेकिन इन दोनों बर्ड्स के अलावा भी इस प्रजाति में एक म्यूटेंट वेरिएशन पाया जाता है। और वो जो म्यूटेंट वेरिएशन के थ्रू यहाँ पर एक बर्ड मिलती है हमको, एक यूनिक सी स्पीशी, वो ये वाली है जिसमें ब्लू और ग्रीन दोनों कलर हैं। और बेसिकली जो ये बर्ड है ये मेल फीमेल दोनों के खासियत के साथ में यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ये बर्ड बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती है। मैं आपको बता दूं 100 साल पहले एक ऐसी चिड़िया हुआ करती थी जिसे हमने विलुप्त घोषित कर दिया था कि भाई ये दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से इस चिड़िया को देखा गया है। कहाँ पर? कोलंबिया में, जिस वजह से न्यूज़ में बनी है। तो इसके न्यूज़ में रहने का जो कारण है वो बहुत ठोस है, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाम ध्यान रखना, हनी क्रीपर। ठीक है, तो जो हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं इन्होंने कोलंबिया में हाल ही में ये जो वाइल्ड ग्रीन हनी क्रीपर है जिसके अंदर में हाफ ग्रीन और साथ ही साथ में हाफ ब्लू यानी कि मेल और फीमेल दोनों के जो फीचर्स हैं, इसके साथ में एक बर्ड को स्पॉट किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे, नाम ज़रूर ध्यान रखना। इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफेंस स्पिजा। वैसे मैक्सिको से ब्राज़ील में भी यहाँ पर इसकी जो प्रजातियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन जो ये म्यूटेंट वेरिएशन वाली प्रजाति है, ये वाली प्रजाति जिसमें जो खासियत है दोनों जेंडर्स की, वो बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती है। और आखिरी बार 100 साल पहले ये दिखाई पड़ी थी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो हाल ही में कोलंबिया में एक म्यूटेंट हनी क्रीपर को स्पॉट किया गया। इसे पिछले साल ही एक बर्ड वॉचर ने देखा था और इसकी तस्वीर खींचकर उसने क्या किया, उस तस्वीर को न्यूजीलैंड के ओटोगो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ में शेयर किया कि भाई कुछ पता चले इसके बारे में। तो जब रिसर्चर्स ने यहाँ पर इसकी पूरी तरह से स्टडी की तो ये पता चलता है कि जो ये बर्ड है ये 100 साल पहले ऑलरेडी हमारे दुनिया में से ख़त्म हो चुकी है। इसको विलुप्त घोषित किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर इतने सालों बाद यहाँ पर इसको स्पॉट किया जाना अपने आप में एक रेयर केस हमको नज़र आया। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे, इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली यहाँ पर इसका नाम। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस प्रजाति में जो वैसे तो जो मेल होते हैं, मेल वाली जो स्पीशी होती है वो ब्लू कलर की होती है, आप देख पाओगे। फीमेल होती है हरी कलर की होती है।
लेकिन इनके ही जो म्यूटेंट वेरिएशन में दोनों ही रंग मिक्स हो जाते हैं। और इस पक्षी में यहाँ पर आप कहोगे फिर जो म्यूटेंट वेरिएशन वाला होता है, दोनों ही के जो फीचर्स हैं, दोनों की जो खासियत वो हमको नज़र आती हैं, वो पक्षी फिर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। इसके बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स की बात की गई है जो ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, तो कुछ और खास बात बची नहीं है। खास बात यह है कि भैया इसका कंजर्वेशन स्टेटस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हनी क्रीपर बर्ड हाल ही में न्यूज़ में थी, इसका आईयूसीएन स्टेटस बताओ। तो आईयूसीएन की कैटेगरी में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में पॉपुलेशन है, लेकिन ध्यान रखना जैसे मैंने बोला इसकी स्पीशीज बहुत सारी हैं, मेल फीमेल दोनों पाई जाती है, लेकिन ये वाला जो म्यूटेंट वेरिएशन है ये बहुत मुश्किल से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक रेयर स्पीशी है। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे पूरे हनी क्रीपर की जो बर्ड स्पीशीज़ हैं इनमें जो है इसका कंजर्वेशन जो स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न। ये चीज़ डायरेक्टली आपने ध्यान में रखनी है, दिमाग में फिट करनी है, क्योंकि अब इस चीज़ में कोई बदलाव नहीं हो सकता। एज इट इज़ आपने पता होना चाहिए, अगर पता है तो सीधा आप आंसर लिख पाओगे। इस साल का पेपर जैसा था ना कि भाई अगर आपको करेक्टली पता है तभी आप आंसर दे सकते हो, पॉसिबिलिटी है कि अगले साल वैसा फिर क्वेश्चन पेपर आए। ठीक है, एनीवे आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 4 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे। बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ट्वेक्स रूल फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू न्यू पार्टीज। अब दोस्तों हमारे देश में जब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड तो होती हैं तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो दोस्तों ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब सिंबल अलोकेट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारे जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका अपना अपना एक सिंबल है ना, कांग्रेस का हाथ है ना, बीजेपी का फूल है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग सिंबल हैं, ये सिंबल देने का काम कौन करता है? तो ये सिंबल अलोकेट करने वाली बॉडी खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। हमारे देश में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का काम भी इसका है, प्लस सिंबल्स को अलोकेट करने का काम भी इसी का है। तो इन्होंने ये बोला कि जो आरयूपीपी वाली पार्टी होती हैं, यानी कि रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये कौन सी पार्टीज होती हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, वैसे चलो बता ही देता हूँ हाथवत। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हो सकता है कोई नई पार्टी आई हो जो कि अभी तुरंत रजिस्टर्ड हुई हो, ठीक है, जिसको अपनी जो मतलब लास्ट इलेक्शन है उसमें कोई अच्छा खासा जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो नहीं मिला है, जिससे वो स्टेट पार्टी नहीं बन पाई है। या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर तो हो चुकी हैं, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े, इलेक्शन में खड़ी नहीं हुई, है ना, तो वो क्या है, रजिस्टर्ड तो है लेकिन उनको पहचान नहीं मिली है, वो अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। समझ गए? तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ नियम कानून रख दिए गए कि भाई अगर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पहले ये कानून फॉलो करेगी, तभी जाके उसको कोई सिंबल दिया जाएगा, नई पार्टीज को स्पेशली। अब वो कानून क्या है? वो कानून यह है कि उन पॉलिटिकल पार्टी को हमारे सामने प्रस्तुत करना होगा अपने अकाउंट्स, जो भी यहाँ पर पिछले 3 साल के उस पार्टी के फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स हैं, जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी हुए हैं पिछले 2 साल के, पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर में, वो सारा डेटा सामने रखना होगा। उसके बेसिस पर जब ये सारा डेटा आएगा, उसको एनालाइज करने के बाद में जाकर ये जो सिंबल्स हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए जाएंगे। ये बात खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रखी है सामने। बात क्लियर हो गई? तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं, स्पेशली आरयूपीपी वाली, मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा यहाँ पे अभी क्या नियम आया है वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या ये आर्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन इस आर्टिकल में से कुछ खास चीज़ें नहीं है दोस्तों। अभी आर्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है केवल एक चीज़ की वजह से, आपने ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन है क्या, जो इतना हुक्म चला सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, इनको कंट्रोल करके रख सकता है। तो ये जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम हिंदी में भारत निर्वाचन आयोग के नाम से भी जानते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना तो यहीं इसी बैकग्राउंड डेटा से बनेगा, ध्यान रखना। यही आपके नोट्स होते हैं जो ये बैकग्राउंड डेटा है, और पहले भी यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ चुका है। चलिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है, खुद से सारे डिसीजंस लेने का हक है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी का कोई दबाव इसके ऊपर नहीं है, ध्यान रखना। और हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस, स्टेट के इलेक्शंस, उसको कंडक्ट करवाने की जो सारी जिम्मेदारी है वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अब एक बात यहाँ पर ना थोड़ा सा और आती है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में लोगों को चकमा दे सकती है, एग्जाम में हम चीज़ें वो गलत कर सकते हैं। जैसे ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्या हमारे देश के सारे इलेक्शंस, छोटे बड़े, क्या सारे इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल और केवल लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है। और इनके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट हो गए और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शंस हो गए, इनको कंडक्ट करवाता है। तो कहोगे इसके अलावा बचे कौन से इलेक्शन फिर? इसके अलावा दोस्तों कुछ और इलेक्शंस बचते हैं। हमारी स्टेट में पंचायत के इलेक्शन बचे, म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन बचे। तो ध्यान रखना, स्टेट के अंदर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता। उसके लिए अलग से एक सेपरेट इलेक्टरल स्टेट का इलेक्टरल कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन, वो यहाँ पर इसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहीं पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाता है। संविधान की बात करेंगे तो संविधान में कहाँ पर ईसीआई के बारे में डिस्कशन हुआ है? तो हमारा जो पार्ट नंबर 15 है वहाँ पर आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक ये जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के अंदर में, वहाँ पर डिस्कशन किया गया इलेक्शंस के बारे में। ये डील करता है इलेक्शन कमीशन और इनसे संबंधित सारे मैटर्स के बारे में। अब दोस्तों ये जो बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, कौन चलाता है, कैसे चलती है बॉडी है? तो जब हम बात करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि एक समय पर तो बनाया होगा ना बॉडी को, तो एक समय पर जब ये बॉडी बनाई गई थी, ओरिजिनली कमीशन तैयार हुआ था, तो इसमें केवल और केवल एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। वही सारे मैटर्स को देखते थे, वही सारा काम किया करते थे। लेकिन बाद में 1989 में इसके अंदर बदलाव किया गया और बदलाव करने के लिए एक कानून लेकर आया गया जिसको अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। बदलाव यानी कि संशोधन किया गया, वो एक्ट था इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो इस संशोधन के बाद इस बॉडी को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। यानी 1989 से पहले इसमें केवल एक इलेक्शन कमिश्नर थे जो पूरी बॉडी को देखते थे। 1989 के बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, यानी कि और भी मेंबर्स को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो आज के समय में अगर हम देखें 2024 में, तो ये जो इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, इसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो आज के समय पर एक तो हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो हो गए इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, आगे आते हैं। और ये तो बेसिकली सेंट्रल के लेवल पर, जब बात करते हैं स्टेट के लेवल यानी राज्य सरकार के स्तर पर, तो ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको मदद मिलती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की, जो कि एक आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करने का काम करते हैं। इनका एक फिक्स टेन्योर है, यानी 6 साल तक ये सभी मेंबर सर्व कर सकते हैं, या फिर 65 साल की, मैक्सिमम 65 साल की एज तक सर्व कर सकते हैं। दोनों में से जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाएगी उसके हिसाब से इनका जो पूरा का पूरा कार्य है या फिर इसकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। समझ गए? बाकी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इनकी सैलरीज वगैरह या फिर पर्क्स की, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के यहाँ पर सैलरी पर्क्स होते हैं, उसी प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर के जो ये मेंबर्स हैं, है ना, उनके होते हैं। रिमूवल की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़, इनको हटाया जा सकता है क्या? हाँ, हटाया जा सकता है। पहली चीज़, पहले तो ये खुद ही रिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे इनको रिज़ाइन करना है तो कभी भी रिज़ाइन करके इस्तीफा देके जा सकते हैं। दूसरा, इनके टर्म एक्सपायर होने से पहले इनको रिमूव भी किया जा सकता है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपने इस पद से हटाया जा सकता है। कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, और वो कैसे हटाते हैं? पार्लियामेंट के माध्यम से। तो पार्लियामेंट यहाँ पर इनको रिमूव कर सकता है, तो रिमूवल का प्रोविजन भी हमको यहाँ पे नज़र आता है। बाकी आपको छोटे मोटे काम देखने को मिलेंगे, जैसे ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जैसे मैंने बोला, इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का काम करा, इलेक्शंस की तारीख शेड्यूल करने का काम करना। उसके अलावा जब पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं आपस में, यहाँ पर कह सकते हो इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, उसको रिजॉल्व करने का काम करना, इनको सिंबल देने का काम करना, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में मर्ज करने का काम करना, ये सारे काम ईसीआई के पास में है। जो भी मैटर्स पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होंगे, इलेक्शन से रिलेटेड होंगे, वो सब ईसीआई हैंडल करेगा। अब देखो, यूपीएससी ने 2017 में एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था कि बताओ, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर की बॉडी है, क्या यह सही बात है? नहीं, गलत बात है। क्यों? अभी तक 5 मेंबर की बॉडी बनी ही नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन में केवल 3 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, क्या हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करते हैं इलेक्शन की शेड्यूलिंग, कि भैया जो जनरल इलेक्शंस और जो बाई इलेक्शंस होते हैं ये कब होंगे? तारीख डिसाइड करने की पावर हमारे गृह मंत्रालय के पास में है? ऐसा तो कुछ नहीं है। गृह मंत्रालय का यहाँ पर क्या काम है? यहाँ पे काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट,
क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो विवाद हैं टूटने के, मर्ज होने के, क्या उनको उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करता है? बिल्कुल उनको रिजॉल्व करने का काम करता है। तो यहाँ पर थर्ड ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, ये आर्टिकल तो काम का नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है जिसको आप लिखने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे, ये काम का है। इसी प्रकार से पहले में आपको देखने को मिलेगा ये जो डेटा है ये काम का है। तो जितना भी डेटा दोस्तों ये काम का आपको नजर आ रहा है, इसके रेडीमेड नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में आपको तैयार करके दिए जाते हैं एक पीडीएफ के अंदर में, ठीक है। और ये पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में, तो कभी भी आप प्रिंट आउट निकाल कर इसको पढ़ सकते हो। आपको सबसे बड़ी हेल्प तो ये मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर ये जो पीडीएफ है ये आपका हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा। होता नहीं है कि हम लोग पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हैं यार, मतलब ढेर सारा मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, फिर स्टोरेज का इशू आने लगता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे अपने करंट अफेयर के नोट्स को लेकर बिल्कुल प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे अगर ये ग्रुप ज्वाइन करते हो। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखना, और गारंटी है कुछ दिनों बाद ही आपका अमाउंट लगेगा आपको रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को भी वहाँ पर देख सकते हो कि इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, मुझे कैसे हेल्प कर सकती है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये अपना इन्वेस्टमेंट करना, ये सारे के सारे आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो दोस्तों यहाँ पर यही है, आपका कंटेंट सिक्योर रहता है। आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। किस डेट वाइज सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, पहली बात तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है। डेट वाइज पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो, खत्म, डिलीट कर दो, क्योंकि वहाँ से आप बार बार डाउनलोड कर सकते हो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर दिया करो। एक टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको आप प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल पर लिया है, लेकिन ये आर्टिकल दोस्तों इस पर आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मार्क लगाते हो ना जगह जगह वो लगा सकते हो। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेज नंबर 14 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। होता क्या है कि हम लोग इस आर्टिकल को छोड़ते हुए निकल जाएंगे। ज़्यादातर लोग आज यहाँ पे इस आर्टिकल को छोड़ने वाले हैं, लेकिन मैं बताऊंगा छोड़ना नहीं है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं डिस्कस करने के लिए। और आज आप में इसका क्वेश्चन भी इस पे ही लिखोगे। हुआ क्या है, 8 सालों के अंदर अंदर जो खिलौनों का एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो 239% से बढ़ा है, यानी बढ़कर 326 मिलियन यूएस डॉलर्स का दोस्तों ये एक्सपोर्ट हो चुका है। एक समय पर जब बात करते हैं खिलौनों की, तो इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर माना जाता था। अभी भी हम इंपोर्टर हैं, अभी भी यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे इस टॉय इंडस्ट्री में, लेकिन अब हमने थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 2014-15 देखोगे तो 2014-15 में केवल और केवल 96 मिलियन डॉलर्स का जो खिलौना है वो एक्सपोर्ट किया गया था, और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ चुका है। 2022-23 में यही एक्सपोर्ट बढ़कर 326 मिलियन डॉलर्स का हो चुका है। तो 96 से सीधा जंप 326 मिलियन डॉलर्स पर इन पिछले 8 सालों के अंदर में। ये ग्रोथ है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है, क्योंकि अभी भी हम चाइना से 200 गुना पीछे माने जा रहे हैं। चाइना इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुका है टॉय के मामले में। तो आने वाले और 8 साल की अगर हम बात करते हैं तो हम अपने ग्रोथ रेट को थोड़ा और बड़ा मान रहे हैं। और हम अगर 2028 तक टारगेट लेकर चलें तो हमारा टारगेट है कि हम अपने टॉय यानी खिलौने के इंडस्ट्री को 3 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बनाएंगे। ये हमारा मेन टारगेट है। और अभी आपको पता होगा जहाँ जहाँ पर पीएम मोदी ने कहीं कहीं पर स्पीच दिया, वहाँ पर जो हमारे इंडिजीनियस टॉयज़ हैं, जो हमारे देश के अंदर में टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको भी यहाँ पर प्रमोट करने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये हट के डेटा बता दूँ। इस आर्टिकल को आपने जितना पढ़ा अब हटा दो दिमाग से, बस ये लाइन ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बताने वाला हूँ इसको पूरी तरह से ध्यान रखना है। कुछ लिखना चाहोगे यहाँ से लिख सकते हो, वैसे रेडीमेड नोट्स आपको मिल जाते हैं पूरी तरह से प्रिंटेड फॉर्म में, तो लिखने की जो दिक्कत है, टाइम वेस्ट वगैरह आपका बच जाता है। अब बात करते हैं इंडिया के टॉय इंडस्ट्री के बारे में, या टॉय के स्टोरी के बारे में। भारत का क्या हाल रहा है इस पूरे के पूरे खिलौने की इंडस्ट्री को लेकर। इंडिया हाल ही में एक एक्सपोर्टर बनकर आया टॉयज़ का।
एक समय पर केवल हम इंपोर्टर ही थे, एक्सपोर्ट नहीं करते थे, केवल इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया 61% से और इंपोर्ट कम हो गया 70% से इन खिलौनों का। और ये जो अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट का श्रेय जाता है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर में, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत ही हम लोगों ने बहुत सारा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर में शुरू किया। फिर साल 2020 के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग है इसको प्रमोट करने की बात की थी मन की बात के अंदर में। लेकिन इतना कुछ किया जा रहा है तो क्या भारत अभी के समय पर एक स्टेबल कंडीशन में आ चुका है? नहीं दोस्तों, अभी भी जो हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है चाइना के ऊपर में, वो है। हालांकि कम हुई है लेकिन डिपेंडेंसी अभी भी है। और चाइना से अभी भी हम बहुत पीछे हैं। जैसे मैंने बोला कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चाइना से 200 गुना कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना हमसे अभी भी एक्सपोर्ट के मामले में 200 गुना आगे है। ठीक है, इसको हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, जिसलिए हमारा एक बड़े बड़े टारगेट हमने सेट किए हैं। अब इंडिया का जो पूरा ये टॉय इंडस्ट्री है, इसका पूरी स्थिति क्या, इसका स्टेटस क्या, जरा ये जानते हैं। आज के समय से यानी 2024-2023 के हिसाब से तो भारत की जो टॉय इंडस्ट्री है आज के समय की, वो बहुत छोटी इंडस्ट्री है। ठीक है, और अगर हम दुनिया में अगर हम व्यापार देखें पूरे खिलौनों का तो बहुत बड़े लेवल पर होता है। उस मामले में इंडिया के पास में अभी भी बहुत कम चीज़ आई हैं हाथ में। 2015-16 में जो हमारी इंडस्ट्री है वो लगभग उस समय पर 15,000 एंटरप्राइज यानी 15,000 बिजनेस वगैरह हुआ करते थे। ज़्यादा एक्सपोर्टर नहीं थे, ज़्यादा वर्कर नहीं थे, तो ज़्यादा कमाई भी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ इस सेक्टर में, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है और ज़्यादा अमाउंट भी यहाँ पे कमाया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा साल 2000 से लेकर साल 2016, ये जो पूरा 15 साल है या 16 साल है, जो पूरा हमारा 1.5 डिकेड नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स हमारी इस टॉय इंडस्ट्री ने फेस की है। हालांकि प्रॉब्लम इतनी नहीं रही, प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हुई, लेकिन प्रॉब्लम फेस हुई। और अब यहाँ पे अगर हम देखें 2000 से लेकर साल 2018-19 तक, तो जो इंपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट्स अभी भी यहाँ पर कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट भी हो रहा है। हालांकि इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो चुका है। एक जॉइंट रिपोर्ट आई है इस इंडस्ट्री को लेकर और उस रिपोर्ट के अंदर बोला जा रहा है भारत की जो टॉय इंडस्ट्री है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय पर 2024-25 तक $2 बिलियन की हो जाएगी। और मेन टारगेट हमारा तो यह है कि 2028 तक हम चाहते हैं इस पूरे इंडस्ट्री को $3 बिलियन तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है ये समझ में आया। सवाल यह है इंडिया का जो टॉय इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ समय पर, उसके पीछे के मेन रीज़न क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में ही पूछा सकता है कि आपको क्या कारण लगता है। पहला कारण है ह्यूज कंज्यूमर बेस। इंडिया आज के समय पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। बच्चे इंडिया में बहुत सारे हैं जिनकी उम्र 0 से लेकर 14 साल के आसपास है। ऐसे बच्चों की पॉपुलेशन हमारे देश में 26.62% के आसपास है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी जनसंख्या है तो खिलौने और गेम्स की जो डिमांड है हमारे देश में वो तो इंक्रीज होगी। नंबर 1 कारण। सेकेंड रीज़न यहाँ पर क्या है, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। पिछले कुछ समय पर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है। जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हुआ है। लोगों की जो परचेसिंग पावर है, खरीदने की शक्ति है, स्पेंड करने की शक्ति है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, जिसके चक्कर में लोग अब अपने बच्चों के लिए ज़्यादा टॉयज़ को अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से टॉय इंडस्ट्री को एक पुश मिला। नंबर 3 रीज़न क्या है, ई कॉमर्स। अब क्या है, धीरे धीरे चीज़ें डिजिटाइज हो चुकी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, तो लोगों के लिए आसानी है। घर बैठे बैठे यहाँ पर ऑनलाइन देखा और ऑनलाइन यहाँ पर तुरंत ऑर्डर कर दिया किसी भी टॉय को। ठीक है, तो ई कॉमर्स की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है टॉय मैन्युफैक्चरर्स की देश भर में कोने कोने में पहुँचना और अपने खिलौनों को पहुँचाना। ये नंबर 3 था। नंबर 4 गवर्नमेंट सपोर्ट। बिल्कुल सरकार का एक सपोर्ट रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च करा है ताकि हम अपने देश में जो टॉय इंडस्ट्री है उसको ग्रो कर सकें। वोकल फॉर लोकल कैंपेन स्टार्ट करे गए, टॉय कैथन, आत्मनिर्भर टॉयज इनोवेशन चैलेंज, इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट हुए। ये जितने भी इनिशिएटिव्स थे इनका मेन मकसद यही था कि हम अपने देश में टॉय मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए नए आविष्कार करें, क्वालिटी, सेफ्टी, हर एक एस्पेक्ट्स के ऊपर में काम किया जाए, जिससे जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम खिलौने वो इम्पोर्ट के ऊपर से निर्भरता कम हो। तो ये भी यहाँ पर एक मेन कारण था। इतना ही नहीं, उसके अलावा शिफ्टिंग प्रेफरेंस। अगर आप टॉय एसोसिएशन की रिपोर्ट देखोगे, पूरी बॉडी है टॉय एसोसिएशन, इनकी रिपोर्ट थी 2018 की, जिसके तहत बोला गया 67% जो पेरेंट्स हैं वो ये मानते थे
कि जो खिलौने हैं अगर वो स्टेम वाले टॉयज़ होंगे, यानी कि ऐसे खिलौने हो जो बच्चे को एंकरेज कर सकें, साइंस और मैथ का डेवलपमेंट कर सकें, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें, है ना। तो पहले के मामले में ऐसे लोग देखा करते थे, बट अब क्या हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। पुराने ज़माने के जो खिलौने हैं वो आज के समय पर बदल कर मॉडर्न हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ वगैरह आ रहे हैं। इन्होंने मार्केट को ज़्यादा कैप्चर कर रखा है, बच्चों को वही पसंद भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। फिर उसके बाद में गोइंग ग्लोबल, जो टॉय सेक्टर है वो अब दुनिया भर में बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। नया मार्केट यहाँ पर डेवलप हो चुका है और हम देखेंगे टॉय का जो एक्सपोर्ट है मिडिल ईस्ट में, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया का जो सबसे ज़्यादा अभी टॉय एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है वो हुआ है अमेरिका की वजह से। इंडिया नवा सबसे बड़ा सोर्स रहा अमेरिका के लिए टॉय एक्सपोर्टिंग के मामले में, यानी बहुत सारा हमने खिलौना अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। फिर उसके बाद में बात आती है प्रोटेक्शनिज्म की। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल था जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली बाहर से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको इंपोर्ट ना करके अपने देश की इंडस्ट्री पे फोकस करना। तो इंडिया जो कि यहाँ पर नेट एक्सपोर्टर बना है खिलौनों में, ये हुआ है क्योंकि इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म को ज़्यादा प्रमोट किया। हमने जो बाहर के प्रोडक्ट्स थे उनको इंपोर्ट करना कम किया, अपनी इंडस्ट्रीज़, जो वोकल फॉर लोकल कैंपेन है इसके माध्यम से अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया, जिसका इम्पैक्ट खतरनाक हुआ। तो ये मेन रीजन थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये टॉय इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं, इतना जोर दिया जा रहा है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस इंडस्ट्री का? पहला, बच्चे के विकास के लिए हेल्पफुल है। जो टॉयज़ हैं बच्चे के लिए फिजिकल है ना, फिजिकली उनको एक्टिव रखते हैं, सोशली इमोशनली यहाँ पर डेवलप करते हैं बच्चों को। फिर है एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन। जो टॉयज़ हैं दोस्तों यहाँ पर रिलैक्स करते हैं बच्चों को। उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन एंड लर्निंग, टॉयज़ का हम यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप रहती है। ठीक है, तो हम इसको एज अ बेस्ट यूज़ भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, टॉय इंडस्ट्री जो है बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करती है, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, इसमें लोग काम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं है ना, प्लास्टिक वगैरह के जो बिजनेस हैं उनको एक सपोर्ट मिलता है। फिर बात है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की। टॉय जो है लगातार यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो फील्ड है उसमें नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हो रहे हैं, तो ये इस चीज़ को यहाँ पर देश में प्रमोट करता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो टॉयज़ है वो कल्चरल वैल्यूज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आप देख पाओगे। तो इम्पॉर्टेंस आपको समझ में आया। और अब यहाँ पे बात करते हैं हमारी सरकार ने आखिरकार कौन कौन से कदम उठाए इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। पहली चीज़, सरकार ने डायरेक्टली जो स्टार्टअप्स, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो टॉयज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए फोकस किया। जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगानी शुरू कर दी, यानी कि पहले चाइना से बहुत सारे खिलौने आ रहे थे, उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए इंपोर्ट के ऊपर, जिससे वो महंगा हो गया। अब यहाँ पर उसकी खरीदारी कम रहेगी। ठीक है, और हम क्या करेंगे इस दौरान, अपने देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट कर सकेंगे। उसके अलावा कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस लग दिए गए, जिसके माध्यम से यहाँ पर दोस्तों जो लोगों का इंपोर्ट करना था वो थोड़ा मुश्किल हो गया। समझ गए? और इस दौरान क्या हुआ, इंडिया का टॉय इंडस्ट्री ग्रो हुआ। अब सवाल यह है कि सब फ़ायदे हमने देखे, अब बात करते हैं कि आखिरकार इस इंडस्ट्री में कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई नज़र आती हैं। सबसे पहली चुनौती अभी भी जो है वो है फॉरेन डिपेंडेंस फॉर सोर्सिंग रॉ मटेरियल। हम खिलौने भले ही बना रहे हों, लेकिन वहाँ पे जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो यहाँ पर कच्चा माल आ रहा है जिससे यहाँ पर ये पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, तो दोस्तों वो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी भी साउथ कोरिया से, जापान से, तब जाके वो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो एक तरफ अभी भी यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है चाइना से भले ही हट रही हो, लेकिन दूसरे देशों पर पड़ रही है। समझ गए? तो यहाँ पर अभी भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर है हमारी इस इंडस्ट्री में। सेकेंड चैलेंज है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से दुनिया भर की कंट्रीज आगे निकल चुके हैं टॉय इंडस्ट्री में, इंडिया इतना आगे नहीं निकल पाया है क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है। पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी, पुराने ज़माने की मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे जो टॉयज़ का डिज़ाइन है या क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़िया हमको नहीं मिल पाती। फिर एक और यहाँ पर चैलेंज है, वो है हाई टैक्स रेट। टॉयज़ के ऊपर में जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंट समय पर आज की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉयज़ उस पर 18% जीएसटी है और जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ उस पर 12% जीएसटी लगी हुई है। तो इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से टॉयज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फिर है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास में ज़्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर हम इन टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। प्रॉपर लैब्स नहीं है जहाँ पे टेस्ट कर सके सब चीज़ों को, एक सेफ्टी प्रोडक्ट बनाकर हम मार्केट में उतार सकें। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है चीप ऑल्टरनेटिव। देखो, अगर हम बात करेंगे
कंपटीशन से, तो चाइना एक बहुत बड़ा कंपटीशन हमारे सामने खड़ा है टॉय इंडस्ट्री के मामले में। चाइना क्या करता है, बहुत सस्ते खिलौने और लो क्वालिटी के सस्ते, ये सारी के यहाँ पे आप देख पाओगे, मतलब कि सस्ते खिलौने जो है हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारी इंडियन टॉय इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अब सस्ते खिलौने मिल रहे हैं, लो क्वालिटी के मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पर थोड़े वही पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो चाइना अगर आप देखोगे तो इंडिया में टॉय इंपोर्ट की जब बात करते हैं तो 80% चाइना का इसमें इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, जो कि हमारे डोमेस्टिक टॉय मैन्युफैक्चरर्स को अफेक्ट करता है ना, क्योंकि जब चाइना से सामान इतना ज़्यादा बिक रहा है तो इंडिया का सामान कैसे बिकेगा। तो ये जो चीप ऑल्टरनेटिव्स हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता बनकर खड़े हुए हैं। समझ गए? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल समाप्त। अब बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की, जो कि आपने अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जहाँ पर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि हाँ ये क्वेश्चन हमको जल्दी नज़र आएगा, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा गौर किया जाता है। क्वेश्चन बोलता है, इंडिया हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर टॉय मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। भारत के पास में कह सकते हो कि जब हम बात करते हैं ताकत की, तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि इंडिया दुनिया में एक बहुत बड़ा हब बन सकता है खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग और उनके एक्सपोर्ट्स को लेकर। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आपने डिस्कस करना है कि आखिरकार भारत की टॉय इंडस्ट्री क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियों से गुजर रही है, प्लस क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इन सभी चैलेंजेस से निकलने के लिए, इन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए। तो 250 शब्दों में आपने आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट है इसको बढ़िया से समझकर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। ठीक है, तो भारत में खिलौना निर्माण और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनने की अपार संभावनाएं हैं। भारत के खिलौने उद्योग के लिए चुनौतियों पर चर्चा करें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे दोस्तों, तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, इससे पहले यहाँ पर कुछ और रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल, एक सेकंड। अब दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में जब हमारे पास में कम आर्टिकल थे, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में दूसरे सोर्सेज के भी ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने इंडियन एक्सप्रेस का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिया है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और आपको यहाँ पर ये दुनिया भर में जो जियो पॉलिटिक्स है उसका भी यहाँ पर एक सिनेरियो देगा कि भाई ये जो कॉम्प्लिकेशंस हमने 2023 में देखे हैं, 2024 में क्या यहाँ पर इंडिया प्रॉब्लम फेस कर सकता है, ये हर एक एस्पेक्ट इस एडिटोरियल के अंदर में समझाए गए हैं। सुभाजीत रॉय साहब ने इस एडिटोरियल को लिखा है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी और जो फॉरेन अफेयर्स इंडिया के लिए 2024 में वो कैसे रह सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स की। तो यहाँ पे राइटर जो है ये फोकस करते हैं कि जो इंडिया का मेन जोर रहा है वो ये रहा है कि भाई ये जो पूरा एरा चल रहा है ये कोई युद्ध का एरा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमारा फोकस होने के बावजूद भी साल 2023 पूरा युद्ध का आप कह सकते हो सिनेरियो ही नजर आया पूरे 2023 में। क्यों? क्योंकि साल 2023 में हमने देखा रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहा। उसके अलावा इजराइल और गाजा पट्टी, इजराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी स्टार्ट हो गया, और ये कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में पुराने कॉन्फ्लिक्ट हैं जो दोस्तों दोबारा से उभर कर आ रहे हैं। 2023 में ये वॉर हमको देखने को मिली, और जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको साइड में हटा दे तो इसके अलावा जो चाइना है, चाइना का भी एक अग्रेशन हमको देखने को मिलता है अलग अलग कंट्रीज के प्रति, स्पेशली साउथ चाइना सी में इंडिया के प्रति बॉर्डर पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंडिया को कहां पर प्रॉब्लम में डाल रही हैं और भारत के लिए क्या क्या चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं आसपास की कंट्रीज के माध्यम से, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहले राइटर ने 2023 का एक ओवरव्यू दिया है कि भैया साल 2023 जो हमारा निकला है उस पूरे साल में जो भी जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स रहे हैं, भारत के लिए चुनौतियां रही हैं, वो क्या हैं। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है भाई, अभी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई 2023 में इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बताओ क्या रहे। तो चैलेंज नंबर 1, क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है दोस्तों, इजराइल की बात करते हैं, ठीक है, फलस्तीन की बात करते हैं, पूरे अरब वर्ल्ड की बात करते हैं, वो सब मिडिल ईस्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिछले 2 सालों से इजराइल और फलस्तीन का वॉर थोड़ा थमा हुआ था,
लेकिन हुआ क्या कि अभी मतलब 2023 में अक्टूबर के महीने में हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, जिसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसराइल ने रिटेलिएशन में अटैक किया हमास के ऊपर में, यानी पूरे गाजा पट्टी के ऊपर में। और जो ये अटैक्स चले, ये जो वॉर स्टार्ट हुई दोस्तों, इसराइल ने जो अपना गुस्सा दिखाया हमास के इस अटैक के खिलाफ, वो गुस्से की वजह से गाजा पट्टी में 20,000 पैलेस्टीनियन से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। जब इतने सारे पैलेस्टीनियंस की जान गई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक आलोचना होने लगी इसराइल की। इवन इसराइल का जो सगा दोस्त है अमेरिका, वो भी यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म करने लगा कि भैया ये जो वॉर है वो थमनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी गाजा पट्टी का क्या फ्यूचर रहेगा, क्या भविष्य रहेगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे सारी बर्बादी हो चुकी है। जितनी भी खड़ी खड़ी बिल्डिंग्स थी, घर थे, सब यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, सब तबाह हो चुका है। अब क्या हुआ, इस पूरे केस में इंडिया क्या सपोर्ट करता था? इंडिया 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता था। इसराइल पैलेस्टीन आपस में बैठें और बैठकर बातचीत करके इस मामले को निपटाएं। इस तरीके से वॉर से कोई हल नहीं निकलेगा। इंडिया इस चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आया। तो 2023 में हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते हो जियोपॉलिटिक्स में चैलेंज ये था। सेकंड, इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं, इसमें एक तनाव हमको देखने को मिला। हुआ क्या कि जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और इंडियन प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, साथ ही साथ में जो बाइडन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इनके बीच में कुछ मीटिंग्स भी होती हैं। 2023 में अलग अलग मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस होते रहे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एट द लास्ट 2023 खत्म होते होते एक पूरा मैटर सामने आया। यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया के ऊपर में एक इल्ज़ाम लगाया गया कि इंडिया का ही कोई व्यक्ति है, कोई एजेंट है, जिसने कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट है अमेरिका के अंदर में, उसको मार गिराया है, ठीक है, उसका असैसिनेशन किया है। तो ये इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगा कि भारत का ऑफिशियल लिंक है किसी एजेंट के साथ में। तो इंडिया ने इसके रेस्पॉन्स में यहाँ पर ये बोला कि देखिए, हमारा कोई ऐसा ऑफिशियल लिंक नहीं है, हमने किसी खालिस्तानी का मर्डर नहीं किया है आपके देश में, और अगर ऐसा कुछ है तो हम इस मैटर में ज़रूर से देखेंगे, इस मैटर में आएंगे, प्रॉमिस करते हैं कि भाई देखेंगे भाई किसका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, किसने यहाँ पर एक काम किया है कि अमेरिका के अंदर में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मार दिया। क्योंकि ये मुद्दा कनाडा बहुत चीख के सभी जगह पर उठा रहा था कि भाई यहाँ पर इंडिया इसके ऊपर आंसर दो, किसने मारा है, इंडिया के एजेंट नहीं मारा। इस तरीके से यहाँ पर कनाडा ये बात रख रहा था। और आपको पता है कनाडा और अमेरिका दोनों यहाँ पर भाई भाई, तो ये दोनों एक साइड, इंडिया एक साइड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिलेशन से थोड़े तनाव आए, लेकिन इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे चैलेंज रहे जियोपॉलिटिक्स में 2023 में, तो एक फैक्टर ये भी था। फिर उसके बाद क्योंकि दोस्तों इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अभी आपको पता है जैसे यहाँ पे 26 जनवरी को जो बाइडन को बुलाया गया था कि आप आओ, ठीक है। हमेशा हम यहाँ पर एक कंट्री को एज ए गेस्ट बुलाते हैं। जो बाइडन ने किसी काम की वजह से या किसी और कोई और कारण होगा जिसकी वजह से मना कर दिया कि नहीं आ पाएंगे। फिर लास्ट में हमने यहाँ पर चेंज करके फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को इन्वाइट किया है और उन्होंने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और वो बोल रहे हैं आएंगे। तो 26 जनवरी को, अभी कुछ दिनों बाद की बात है, वो यहाँ पर आपको इमैनुअल मैक्रों एज अ गेस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा दूसरा जियोपॉलिटिकल चैलेंज रहा। तीसरा, रशिया यूक्रेन वॉर। ये वॉर बरकरार है। 2021 हो गया, 22 हो गया, 22 तो पूरा साल निकल गया, 23 पूरा निकल गया भाई। यहाँ पर लगातार अभी भी जो जंगें हैं रशिया यूक्रेन में वो चल रही हैं, इधर से उधर बॉम्बार्डिंग चल रही हैं। यूक्रेन ने एक आशा लगाई थी कि मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, ठीक है, लगभग यहाँ पे 18.5 बिलियन जो है यूरो जो है या यूरोपियन यूनियन से मिलेगा, $8 बिलियन अमेरिका से मिलेगा। तो ये पैसा वैसे मिल रहा था, सपोर्ट नो डाउट यूक्रेन को बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत पैसा मिला है, बहुत हथियार मिले हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज से। लेकिन कुछ पैसा, अब जो एक बड़ा अमाउंट आना था वो ब्लॉक कर दिया गया। अमेरिका में जो यूएस की कांग्रेस है ना, वहाँ पर मतलब जो रिपब्लिकन्स उन्होंने ये पैसा ब्लॉक कर दिया, यूरोपियन यूनियन से हंगरी ने ब्लॉक कर दिया, तो अमाउंट सही से पहुँच नहीं पाया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये रशिया यूक्रेन की वॉर में शुरुआती तौर पर तो यूक्रेन को बहुत सपोर्ट मिला, अब जो है सपोर्ट थोड़ा कम हो गया। अब सपोर्ट कम हो गया और दूसरी तरफ जो व्लादिमीर पुतिन है ये रशिया के अंदर में री इलेक्ट होकर आ गए। अब क्या हुआ, जो रशियन इकॉनमी है, इन वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या सोचा था, अमेरिका ने और बाकी सारी कंट्रीज ने, इसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने यहाँ पर सोचा था रशिया के ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे रशिया घुटने टेक देगा, रशिया की इकॉनमी की धज्जियां उड़ जाएंगी, रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल देंगे, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। रशिया को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। रशिया की इकॉनमी जैसी थी वैसी बरकरार है अभी भी, कितने ही सैंक्शन लगा लो। सैंक्शंस के बाद भी दोस्तों इकॉनमी चल रही है उनकी। क्यों? क्योंकि उनका खास मित्र चाइना खड़ा हुआ है।
क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अगर दुनिया में अमेरिका को सुपर पावर की तरह देखें तो दूसरा सुपर पावर जो पद पर खड़ा होने के लिए रेडी है वो चाइना है। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना और इधर रशिया, ये दोनों साथ के हैं, इनकी आपस में ट्रेड चलता रहा और रशिया की इकॉनमी को दोस्तों ज़रा सा भी फर्क पड़ा नहीं, पड़ा होगा तो उसका इतना इम्पैक्ट दिखा नहीं। तो ये चैलेंज रहा। नंबर 4 जो जियोपॉलिटिकल चैलेंज है वो है इंडिया मालदीव्स का चैलेंज। भारत का जो रिलेशन है मालदीव्स के साथ में वो खराब होता हुआ नजर आया। मालदीव्स में इस साल इलेक्शन हुए, इस साल नहीं 2023 में नहीं, पिछले साल इलेक्शन हुए और इलेक्शन के दौरान यहाँ पर एक नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं, ये व्यक्ति जिनका नाम आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद मुइज़ू। तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन को भैया और बढ़ावा दिया। इन्होंने बोला कि भैया जो मिलिट्री, इंडिया की जो मिलिट्री है मालदीव्स के अंदर में, इन्होंने सीधा सीधा बोला कि इंडिया अपने मिलिट्री को तुरंत हटाए मालदीव्स में से। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इनके और भी कई सारे इंटेंशंस हमको नजर आ रहे हैं। ये इंडिया के साथ में जितने भी संबंध हैं उसको खत्म करके ही रहेंगे, क्योंकि मुइज़ू कहीं ना कहीं माने जाते हैं कि प्रो चाइना व्यक्ति हैं। इनका जो झुकाव है वो चाइना के प्रति सबसे ज़्यादा है। हालांकि इनसे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के प्रति ज़्यादा झुकाव में रहते थे, लेकिन वही इलेक्शन ने क्या हुआ, सारी पलटी चेंज कर दी। तो इंडिया मालदीव्स के बीच में जो संबंध है वो आने वाले समय पर इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। ये भी एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है 2023 का। फिर है चाइना का बिहेवियर। चाइना जो है लगातार भारत के लिए चिंताएं बढ़ाते चले जा रहा है। बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ हमने देखा, बॉर्डर पर लगातार स्टैंड ऑफ जारी है, 4 साल हो चुके हैं, बॉर्डर पर रिलेशंस बिल्कुल ख़राब हैं। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम रशिया के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लेकिन रशिया के ऊपर जब इतना सारी मुसीबतें आई, रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस लगे, तो रशिया जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। रशिया का झुकाव चाइना की साइड में हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे मालदीव्स ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये भी यहाँ पर चाइना के बिल्कुल प्रति में ही है, चाइना के करीबी बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के सगा रहे, मतलब इंडिया के पास में रहा करती थी, इंडिया के ज़्यादा सपोर्ट में रहा करती थी, उनका जो सपोर्ट है वो चाइना के प्रति बढ़ता चले जा रहा है। तो ये इंडिया के लिए, स्पेशली इंडियन ओशन में, एक चिंता वाली बात हो सकती है। ये भी हमको देखने को मिल रहा है। फिर बात आती है G20 एंड ग्लोबल साउथ की। अभी G20 का समिट हुआ भारत के अंदर में, और उस G20 समिट के दौरान दोस्तों बड़े सारे डिस्कशंस हुए। इंडिया यहाँ पर ग्लोबल साउथ का एक लीडर के तौर पर देखने को मिला, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बोला ये जा रहा है कि ये तो चैलेंजेस हुए 2023 के, लेकिन अब राइटर ये बोलती हैं कि 2024 में, यानी कि ये जो साल हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आने वाले क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने हो सकते हैं एक अनुमान के तौर पर। तो पहली चीज़, यूएस और कनाडा के साथ में जो संबंध है भारत के वो खराब हो सकते हैं, एक अनुमान है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूएस लगातार उसी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के इस मुद्दे को उठा रहा है कि इंडिया के एजेंट ने यहाँ पर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को अमेरिका में मारा। भारत बोल रहा है कि हमें नहीं पता, हम इस मुद्दे को देखेंगे डिटेल से, ठीक है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो रिपब्लिक डे पर भी अभी नहीं आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। और उसके अलावा क्वाड समिट देरी पे देरी होता चला है। क्वाड समिट में अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो डिले हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं क्या दर्शा रहा है, अब यहाँ पर जो रिलेशंस है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरी तरफ कनाडा के साथ में रिलेशंस ऑलरेडी खराब हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कहना, ऑलरेडी रिलेशंस खराब हैं। कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो है वो लगातार यहाँ पर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा के अंदर में, और जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा है। इंडिया यहाँ पर कहा भी है भैया आप कुछ एक्शन कीजिए। उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा बोला है भैया हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, फ्री हैं लोग, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने जैसे बोला कि कनाडा के भी एलिगेशंस है लगातार कि बहुत सारे लोगों को कनाडा के अंदर में मारा जा रहा है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया का एक बहुत बड़ा लिंक है। तो कहीं ना कहीं यूएस और कनाडा के जो, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर अमेरिका और कनाडा दोनों साथ में हैं, इंडिया इधर अकेला है, तो भारत के संबंध इन दोनों के साथ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकते हैं। फिर बात है पाकिस्तान के साथ में रिलेशंस। 2019 से, जब आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट वापस से री इलेक्ट होकर आई थी, और तब से ही क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए, है ना। आर्टिकल 370 को हटाया, और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ही पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध खराब हो गए, बहुत ज़्यादा खराब हो गए। खराब तो थे, बहुत ज़्यादा खराब हो गए, और बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से अब आप देख पाओगे आज तक ये संबंध दोस्तों सुधरे नहीं है। और अभी पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल, हो सकता है फरवरी 2024 के बाद इलेक्शंस हो, तो नई सरकार आएगी, देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे बांग्लादेश के इलेक्शंस। देखो अब पाकिस्तान के इलेक्शंस आने वाले हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई
मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे पता चलेगा। ऐसे यहाँ पर अब बांग्लादेश के इलेक्शंस की बात की जा रही है। अब बांग्लादेश के साथ में संबंध की जब बात करेंगे भारत की, तो सही चल रहे थे। बांग्लादेश में पिछले 15 सालों से शेख हसीना जो है वो सरकार चला रही हैं और वो प्रो इंडिया दिखाई देती हैं। इंडिया के प्रति काफ़ी सपोर्ट है उनका, इंडिया भी सपोर्ट करता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हो कि इनके शासन के समय पर, यहाँ पर शासन ही कहना चाहिए, इनके रूल के समय पर आप कह सकते हो कि वो नज़र आया। ठीक है, जब शेख हसीना गवर्नमेंट चला रही है तो इनके समय के तौर पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमने साइन किए इंडिया के साथ में। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर भी इलेक्शंस होने वाले हैं और उस इलेक्शन में चांसेस दिखाए जा रहे हैं कि एक और व्यक्ति है जो अगेंस्ट इंडिया है, इंडिया के खिलाफ में है, वो जीत सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर वो व्यक्ति जीतता है तो अगेन इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस इम्पैक्ट होंगे। फिर बात आती है चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ। तो चाइना और जैसे मैंने बोला, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पर जो स्टैंड ऑफ है वो जारी है। 2020 से अभी तक स्टैंड ऑफ चल रहा है ना। तैनात हैं दोनों की दोनों यहाँ पर, दोनों के देशों की फोर्सेस अपने बॉर्डर पर। लेकिन अगर चाइना जरीब सी भी कोई गड़बड़ी करेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होगा। और चाइना अगर यहाँ पर कुछ आने वाले महीनों में कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है या अपना जो मूवमेंट है उसको और बढ़ाने की कोशिश करता है, इंडिया की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है, तो दोस्तों इससे इंडिया चाइना के रिलेशंस और तबाह हो सकते हैं। ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई रशिया और अमेरिका दोनों के बीच का यहाँ पर इंटरेस्ट को बैलेंस करना। ठीक है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखोगे तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आएगा। रशिया के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, है ना। अब रशिया जो है अपना कच्चा तेल बेच रहा है, कई सारी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही हैं, इंडिया भी इंपोर्ट कर रहा है। तो हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि हम अभी भी रशिया का तेल इंपोर्ट करेंगे क्योंकि रशिया सस्ते दाम में डिस्काउंट में कच्चा तेल बेच रहा है। लेकिन अमेरिका का जो प्रेशर है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक तरफ अभी के समय पर अमेरिका के अंदर नाराज़गी नज़र आ रही है इंडिया के प्रति। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएस का प्रेशर बढ़ सकता है कि भाई आप क्यों कच्चा तेल परचेस करो रशिया से। वैसे पहले भी यहाँ पर ये प्रेशर लगा चुके हैं, लेकिन इंडिया लगातार परचेस करता हुआ नजर आया है, इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। समझ गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ध्यान रखना इसके बारे में। बहुत कुछ आपको मिल गया यहाँ पर मेंस में लिखने के लिए, तो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल हमने डाउन टू अर्थ का लिया हुआ है और इस एडिटोरियल में बोला जा रहा है 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, पीएम मोदी ने 30 नवंबर 2023 में अपना पहला स्टेटमेंट दिया। ठीक है, जब उस समय पर ओपोजिशन मांग कर रही थी कि हमारे पूरे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो पीएम मोदी ने 4 बड़ी कास्ट के बारे में बात की। सेंसस की बात करनी तो 4 बड़ी कास्ट के बारे में बात करो। गरीब लोग, पुअर, नौजवान कितने लोग हैं, वेमेन और फार्मर्स, इनकी क्या कंडीशंस हैं इंडिया में, उसके बारे में डिस्कशंस करो। जिस वजह से पूरा का पूरा ये मैटर न्यूज़ में आया था। अब एक एक करके सारे एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना। अगेन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर में कि भाई जो गरीब लोग हैं, नौजवान लोग हैं, महिलाएं हैं, फार्मर्स हैं, इनकी क्या हालत है इंडिया में और इनको किस तरीके से हमें आगे लेकर आना चाहिए। तो खैर ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हाँ, ये बात करते हैं। तो इसमें पहली चीज़ हमने बात की है पुअर लोगों की। तो पुअर लोगों का यानी कि गरीब लोगों की जब बात करते हैं इंडिया में, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंडिया में दोस्तों आज के समय पर 230 मिलियन से ज़्यादा पुअर पीपल नजर आएंगे। ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बताता है। लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाता कौन है? तो ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के माध्यम से। इन्होंने ये बोला कि देखो इंडिया में पुअर पीपल हैं, लेकिन 2005-6 के कंपैरिजन में अभी के समय पर इंडिया में गरीबी कम हुई है। 2005-6 में और 2019 से लेकर 21 के बीच में काफ़ी फ़र्क है। लगभग 415 मिलियन इंडियंस कहीं ना कहीं इस गरीबी की चपेट से बाहर निकल कर आए। अप्रॉक्सीमेटली 18.7% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं बुरी कंडीशन में आपको देखने को मिलती है इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी में, थोड़ा खतरे में है, यहाँ पर गरीबी की चपेट में है, कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। और उसके बाद में कई सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास में कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग और न्यूट्रिशन, ये सब कुछ उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। खाना बनाने के लिए सुविधा, घर, प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा है। ऐसी पॉपुलेशन भी बहुत सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन बेरोजगारी में क्या सुधार हुआ है ज़रा इसके बात करते हैं। तो इंडिया का दोस्तों यहाँ पर जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में इंक्रीज़ हुआ। मतलब अक्टूबर 2023 में अपने हाईएस्ट लेवल पर था
और स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमको नज़र आती है। और इसको लेकर एक पूरा सर्वे आया है, नेशनल सैंपल सर्वे। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस पीरियोडिक लेबर सर्वे की अगर हम बात करते हैं 2022-23 के अंदर में, इन्होंने सारा डेटा रिवील किया और बोला है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, वो 5.3% से कम होकर 2.4% हुई है रूरल एरियाज़ में। देखो, बेरोजगारी अभी भी है लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम हुई है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप 2017-18 में देखोगे तो वही बेरोजगारी ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में देखोगे, शहर वाले एरियाज़ में, तो वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। पहले 7.7% था, ये कम होगा 2022-23 में 5.4% हुआ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो इंडिया में इंक्रीज़ हुए हैं 52% का। पहले 2018-19 में 52% थे और ये बढ़कर 2022-23 में 57% हो चुके हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो अपना ही कुछ काम कर रहे हो, अपना ठेला हो, चाय का ठेला हो, खेती हो, है ना, अपना कोई बिजनेस हो, मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपना यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं। समझ में आ गए? हाँ, वो बात अलग है कि इंडिया में जीडीपी ग्रो हुई है, इकॉनमी ग्रो हुई है, रोजगारी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों पर कैपिटा इनकम, जो लोगों की इनकम है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। फिर एक और पॉइंट जब उठाया तो वो था महिलाओं को लेकर। तो इंडिया में दोस्तों एक रिपोर्ट आता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ध्यान रखना, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखना, तो रिपोर्ट आ रही है 2023 की, और इस रिपोर्ट के तहत इंडिया की जो रैंकिंग है वो 146 कंट्री में से 127वें नंबर पर है। तो यहाँ पर भी रैंक हमारी इंप्रूव हुई है, क्योंकि 2022 में यही रैंक हमारी 135 थी, लेकिन 2023 में ये रैंक हमारी 127 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मतलब इंडिया में सिंपल सी बात है यार, जो जेंडर गैप है ना, जो ज़्यादा यहाँ पर भेदभाव हो रहा है महिला और पुरुष को लेकर, वो चीज़ें यहाँ पर कम हुई। दूसरा, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जहाँ पर बताया जाता है, ये सारा का सारा क्राइम डिस्कस करता है, भाई साल में कितने कितने अपराध हुए हैं, महिलाओं के प्रति कितने अपराध हुए, एक्सीडेंट कितने हुए, वो सारा डेटा यहाँ पर लाता है एनसीआरबी। तो एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम है 2022 के अंदर में वो 4% से इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो क्राइम है वेमेन के अगेंस्ट में वो बड़ा है, ये तो हमको नजर आया है। 2021 के कंपैरिजन में 2022 में ज़्यादा क्राइम्स हुए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो क्राइम्स हैं, जो क्रुएल्टी हैं, वो यहाँ पर देखने को मिली है। निर्दयता दिखाई गई है महिला के हस्बैंड के साइड से, हस्बैंड या फिर रिलेटिव्स के साइड से किडनैपिंग हुई है, असॉल्ट हुआ है, या फिर रेप वाले केसेस भी हमको नजर आए हैं। तो 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में जो क्राइम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरी जगह पर जो वेमेन रिजर्वेशन एक्ट है 2023, ये लेकर आया गया, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना गया। यहाँ पर महिलाओं के लिए लोकसभा और हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभा, वहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, तो वेमेन को लेकर क्या चीज़ें हुई हैं वो यहाँ पर डिस्कस किया गया। फिर बात करते हैं फार्मर्स के बारे में। तो जब बात कर दी जाती है फार्मर्स की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं फार्मर्स ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम वो फेस करते, अपनी फसल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम है, लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से उनको सफ़र करना पड़ता है। कई बार जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से फसलें ख़राब हो जाती हैं, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा उनकी इनकम पर पड़ता है। अभी हमको जो साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिला, ये नॉर्मल से भी कम था, जिसकी वजह से खारिफ क्रॉप के ऊपर एक बुरा असर पड़ा। और स्पेशली ऐसे राज्य जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, यहाँ पर सूखा पड़ गया, तो फसलें बढ़िया तरीके से उग नहीं पाई। इसका इम्पैक्ट सीधा किसानों की आय, उनकी इनकम पर पड़ा। और उस इनकम पर पड़ने की वजह से, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने कर्ज ले रखा था, अब यहाँ पर इनकम यानी कि कमाई हुई नहीं, कर्ज भी चुकाना है, दूसरी तरफ उसका प्रेशर पड़ रहा है। तो इतना सारा प्रेशर चारों तरफ से जब पड़ता है, फैमिली का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, वहाँ का प्रेशर, जब इतना प्रेशर पड़ता है तो इंसान एक लास्ट ऑप्शन देखता है सुसाइड का। तो एनसीआरबी के डेटा ने यहाँ पर यह देखा कि जो सुसाइड हैं फार्मिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों में वो इंक्रीज हुई हैं। 2022 के अंदर में कह सकते हो एटलीस्ट जो 1 फार्मर है उनकी जान गई है सुसाइड की वजह से। हर घंटे, ये बताया गया इंडिया में हर घंटे एक फार्मर की जान जा रही है इस कारण की वजह से। 2022 में ये इतने, इसके जो केसेस हैं वो लगभग 11,290 के आसपास नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं नंबर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। अब बात करते हैं यूथ की, नौजवान लोगों की। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग
तो जो हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नौजवान लोगों में जो बेरोजगारी है इंडिया में, वो अभी भी दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर हम पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान में जो यूथ की बेरोजगारी है वो 11.3% है, बांग्लादेश में 12.9% है, भूटान में 14.4% है। ऑब्वियसली यहाँ पर पॉपुलेशन मैटर करता है, लेकिन उसको हटाएं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतनी यहाँ पर ये बेरोजगारी स्तर चल रहा है। और इंडिया में जो ये बेरोजगारी है वो है 23.2% के आसपास। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो चाइना में है वो भी लगभग 13.2% है, साउथ कोरिया के अंदर 6.9%, सिंगापुर में 6.1%। कहने का मतलब है अगर आप देखोगे ज़्यादातर कंट्रीज़ में तो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, जो नौजवान लोग हैं वो कम बेरोजगार बैठे, लेकिन इंडिया में ज़्यादा बेरोजगार है। तो ये जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में, खैर ये थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉप भी हुआ है, लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए था वैसा अभी भी नहीं हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम कैसे देख सकते हैं। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जब बात करते हैं तो कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा नौजवान जो कि 15 से 24 साल का हो, ठीक है, बिना नौकरी का हो, अभी वो खोज में है कि यार मुझे एक नौकरी मिल जाए, तो बेरोजगार कहलाएगा। फिर उसके बाद में एक स्टडी हुई है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 स्टडी, और इस पूरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, स्पेशली जो ग्रेजुएट्स हैं जिनकी उम्र 25 के आसपास है, इनके अंदर में ज़्यादा आपको यहाँ पर ये बेरोजगारी नजर आएगी। 2021-22 में ऐसे व्यक्ति लगभग 42.3% के आसपास ऐसे थे जिनके पास में कोई नौकरी नहीं थी। ठीक है, बाकी ये जो मैंने आपको बताया, कहोगे सर मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो कुछ खास हमें इंपॉर्टेंट लगा नहीं। तो डाउन टू अर्थ वाला एडिटोरियल दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो अभी हमने डिस्कस किया, स्थिति डिस्कस की, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा वेमेन की और फार्मर्स की, उसके बाद यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की। ये क्यों डिस्कस किया, आप देखो तो यूपीएससी ने मेंस में कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे हुए हैं। 2023 यानी इस साल भी क्वेश्चन आया था, 2016, 2014, 2023 में दोस्तों यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया। 2016 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर पूछा गया कि लगातार जब हमारी हाई ग्रोथ हो रही है तो उसके बावजूद भी ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा कम है, इसके पीछे के मुद्दे डिस्कस कीजिए। फिर 2014 में आपसे पूछा गया जो सेक्सुअल वायलेंस है अगेंस्ट वेमेन वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास में क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं इसको लेकर, कुछ इनोवेटिव मेजर सजेस्ट कीजिए। तो मतलब लिंक आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कई सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके तैयार देखने को मिल जाएंगे मेंस में। आगे आते हैं, अब जो एक आर्टिकल स्किप किया था ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आर्टिकल पेज नंबर 14 अगेन हमारे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है जो हमारी केंद्र सरकार है वो ईसीजीसी को एक्सपैंड करना चाहती है टू कवर ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स। ईसीजीसी क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकॉनमी। ईसीजीसी की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिनका नाम है पीयूष गोयल साहब, जिनका फोटो आप देख पा रहे होंगे, तो इन्होंने थर्सडे में ये बोला है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो फोकस कर रही है कि जो ये ईसीजीसी है इसका कवर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि ईसीजीसी को जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जितना आगे बढ़ेगा, उतना क्या होगा दोस्तों, हमारे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट मिलेगा, हमारे जो एक्सपोर्ट है देश का वो इंक्रीज होगा। तो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए ईसीजीसी काम करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं स्पेशली उनको सपोर्ट करने के लिए जो कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ईसीजीसी को यहाँ पर एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड करना चाहती थी शुरू से ही, क्योंकि मेन टारगेट है कि भैया ये जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट है इस एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री को $100 बिलियन तक की इंडस्ट्री बनाया जाए, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। ठीक है, ये आप देख सकते हो जिस वजह से चर्चाओं में है। अब करना क्या है थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, खैर ये आर्टिकल हमारे काम का इतना है नहीं। अब ये जान लेते हैं ईसीजीसी है क्या, कैसे काम करता है, कैसे एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो ये जो ईसीजीसी लिमिटेड है दोस्तों, ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू ओन की जाने वाली बॉडी है। ठीक है, जिसके भी हम बात कर रहे थे, इस मंत्रालय को लीड कर रहे हैं पीयूष गोयल साहब। तो ये मंत्रालय जो है पूरी तरह से ओन करता है इस कॉरपोरेशन को। भारत सरकार ने दोस्तों स्टार्टिंग में क्या किया था, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया था 1957 में। बाद में यहाँ पर इंश्योरेंस कवर ये बैंक्स में लेकर आए, तो इस तरीके से यहाँ पर चेंज होता रहा और ये एक्सपोर्ट इंश्योरेंस रिस्क कॉरपोरेशन का नाम 1964 में चेंज कर दिया गया और चेंज करके इसका नाम कर दिया गया एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ध्यान रखना। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैंने बोला ये हो गया, उसके बाद पहले नाम चेंज हुआ, फिर ये कंप्लीटली हमने ईसीजीसी लिमिटेड में बदल दिया अगस्त 2014 में। इस पर्टिकुलर बॉडी का मेन मकसद है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना। कैसे,
क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करवा कर, यानी जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति कुछ सामान को एक्सपोर्ट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ज्वेलर्स हैं, ये कुछ ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर मान लो विदेश में फॉर एग्जांपल अमेरिका में कोई किसी ज्वेलर से ज्वेलरी को इंपोर्ट करता है, तो अमेरिका में इस ज्वेलर ने जब कुछ एक्सपोर्ट किया तो वो ऑब्वियस सी बात, एक्सपोर्ट करने के बाद में पेमेंट मांगेगा कि भैया पेमेंट दो। अब सपोज़ यहाँ पे उसने पेमेंट देने से, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था उसने पेमेंट देने से मना कर दिया कि भाई यहाँ पर पेमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पर उस दौरान उस ज्वेलर की हेल्प कौन करेगा? तो वो हेल्प की जाएगी ईसीजीसी के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो ईसीजीसी है उनके जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट को इंश्योर करके चलता है। तो अगर उनका पेमेंट अगर नहीं मिलेगा, यानी ओवरसीज़ बायर से, यानी विदेश में जो हमने सामान भेजा है, अगर सपोज उसने पैसा देने से मना कर दिया किसी कमर्शियल या पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, तो उसका इंश्योरेंस या उसका पैसा ईसीजीसी के माध्यम से मिलेगा, जिससे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो रिस्क फ्री हो जाएगा कि भैया मुझे तो कोई डर है ही नहीं, मैं तो एक्सपोर्ट करूंगा, पैसा तो मुझे मिलेगा वहाँ से, नहीं तो ईसीजी से मिलेगा। तो इससे क्या होगा? देश का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ज़्यादा बाहर का रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ होगा, तो इससे हमारी जो इकॉनमी है वो ज़्यादा ग्रो करेगी। आई होप आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। बाकी दोस्तों एक अपडेट आ रही है, वो ये है कि भारत का जो आदित्य L1 मिशन है जो सूर्य की तरफ गया है, वो जल्द ही L1 ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो कल के दिन L1 ऑर्बिट में वो पहुंचने वाला है। कल जब L1 ऑर्बिट में वो उतर जाएगा तब मैं डिस्कस करूंगा। वैसे मैंने आपको वेरियस टाइम्स ये डिटेल से पढ़ा दिया है, क्या होता है L1 पॉइंट, L2, L3, L4, L5, ये सब कुछ क्या होता है। तो ये जो मिशन आपको पता है हमारी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर गया है, जो कि हमारे सूर्य की स्टडी करेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको भेजेगा। तो ये बस पहुंचने वाला है और लगभग कह सकते हो L1 ऑर्बिट में ये कल उतर जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं फिर उसके बाद ये हमारे सूर्य का अध्ययन शुरू करेगा। इसरो ढेर सारी रिपोर्ट्स को भेजना शुरू करेंगे। तो कल फिर से आर्टिकल न्यूज़ में होगा, तो कल हम यहाँ पर इसका डिस्कशन करेंगे। ना आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर कि 2018 का क्वेश्चन था, एक जानी मानी पेंटिंग है बानीथनी पेंटिंग, ये कौन से स्कूल से बिलोंग होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करने वाली वो पेंटिंग है। ना इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और बाकी पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, शेयर कर चुका हूँ वैसे। नाउ मिलता है आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।